हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम कार्ल मार्क्स के एक नए कंसेप्ट के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा, जिसे अलगाव का सिद्धांत कहा जाता है, थियरी ऑफ एलाइनेशंस। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो सोशोलॉजी में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कार्ल मार्क्स के जितने भी कंसेप्ट हैं, सिद्धांत हैं, वो सभी इम्पॉर्टेंट है। और यही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम की अगर सापेक्ष देखा जाए, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी की हो, चाहे जीआईसी की हो, चाहे पीसीएस की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे अदर स्टेट की कमीशंस की हो, और चाहे वो उस शिक्षा की हो, वो सब में भी कार्ल मार्क्स से लगभग थियरी पूछा भी जाता है। थियरी ऑफ एलाइनेशन किसका है, किसने दिया था, किस परिप्रेक्ष्य में दिया था, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम इसी के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे, और जो कि एक वीडियो लेक्चर के रूप में इस चैनल पे अपलोड भी किया जाएगा। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं। मार्क्स से पहले, कार्ल मार्क्स से पहले हीगल दर्शन शास्त्र में अलगाव की अवधारणा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि कार्ल मार्क्स से पहले हीगल एक दार्शनिक थे, और ज़्यादा से ज़्यादा हीगल और फेरोबैक, जो दोनों दार्शनिक थे, दोनों साथी थे, उन्होंने उनके सिद्धांतों से या उनकी अवधारणा से कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स से पहले जो है, हीगल दार्शनिक थे, जो कि एक अलगाव की अवधारणा का प्रयोग कर चुके थे। सबसे पहले हीगल ने अलगाव की अवधारणा का प्रयोग कर चुके। हीगल ने अलगाव की अवधारणा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में दी थी। क्योंकि हीगल एक दार्शनिक थे, इसलिए उनका जो कंसेप्ट था, जो सिद्धांत था, वो एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में ही देना है। तो हीगल ने अलगाव की जो अवधारणा थी, वो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में दी। हीगल के अनुसार, हीगल कहते हैं, मानव ईश्वर की प्रतिछाया है, इसलिए सभी मानव समान है। मानव ईश्वर की प्रतिछाया है, इसलिए सभी मानव समान है। किंतु जब यह मानव अपने अंदर गलत सोच विकसित कर लेता है, या हीनता और श्रेष्ठता, ऊंच और नीच की भावना विकसित कर लेता है, तो एक मानव का दूसरे मानव से अलगाव हो जाता है। ये हीगल का सिद्धांत है। हीगल कहते हैं, एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, हीगल कहते हैं कि मानव ईश्वर की प्रतिछाया है, इसलिए सभी मानव समान हैं। किंतु जब यह मानव अपने अंदर गलत सोच विकसित कर लेता है, या हीनता और श्रेष्ठता, उच्च और नीच की भावना अपने अंदर विकसित कर लेता है, तो एक मानव दूसरे मानव से अलगाव हो जाता है। इसी को हीगल ने दार्शनिक परिभाषा में उन्होंने अलगाव की व्याख्या किया। अब एक हीगल के जो दार्शनिक मित्र थे, फेरोबैक ने हीगल के समर्थन किया और कहा कि गलत सोच की वजह से ही अलगाव होता है। अगर मैं इसको अप्लाई किया जाए तो ये देखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज में ये होते हैं, लेकिन अभी हमको कार्ल मार्क्स के भी सिद्धांत के बारे में चर्चा करना है। तो फेरोबैक भी हीगल के एक मित्र थे, जो दार्शनिक साथी थे। उन्होंने भी हीगल का समर्थन किया और कहा कि गलत सोच की वजह से ही अलगाव होता है। ये थी हीगल और दार्शनिक का अलगाव के सापेक्ष दी गई परिभाषा। उन्होंने किस प्रकार उन्होंने बताया कि सिर्फ गलत सोच की वजह से ही अलगाव होता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलगाव हो जाता है। उनके कहने का मतलब, हीगल ये कहते हैं कि मानव जो है, ईश्वर की बनाई हुई वो संरचना है, जो कि सभी मानव समान है। मानव ईश्वर की बनाई हुई वह संरचना है जो सभी मानव समान है। किंतु जब यह मानव अपने अंदर
गलत सोच विकसित कर लेता है या हीनता और श्रेष्ठता ऊंच नीच की भावना अपने अंदर विकसित कर लेता है, तो एक मानव दूसरे मानव से अलगाव हो जाता है। और इसी का समर्थन हेगल के जो दार्शनिक साथी थे फ्यूरोबैक, उन्होंने भी कहा कि मैं हेगल का समर्थन करता हूँ, और उन्होंने और कहा कि गलत सोच की वजह से ही अलगाव होता है। ये तो दोनों दार्शनिक फिलासफर की बात थी, उन्होंने अलगाव की किस प्रकार परिभाषा दिया। अब हम बात करते हैं आगे चल के 17वीं शताब्दी में थॉमस हॉब्स 17वीं शताब्दी में थॉमस हॉब्स ने बताया कि मानव स्वभाव से स्वार्थी, लालची, बेईमान होता है। थॉमस हॉब्स ने 17वीं शताब्दी में अपनी परिभाषा दिया कि मानव स्वभाव से स्वार्थी, लालची, बेईमान होता है। यही प्रवृत्तियों की एक मानव दूसरे मानव से अलगाव का कारण बनता है। यही प्रवृत्तियां एक मानव के दूसरे मानव से अलगाव करता है। ये थॉमस हॉब्स ने 17वीं शताब्दी में अलगाव की परिभाषा दी है। एक बार फिर मैं उनकी बात को कहना चाहता हूँ कि थॉमस हॉब्स ने कहा कि मानव स्वभाव से स्वार्थी, लालची और तथा बेईमान होता है। यही प्रवृत्तियां एक मानव के दूसरे मानव से अलगाव का कारण होती है। अब बात आ गई तीनों की, उन्होंने परिभाषा डिफाइन की। उन्होंने देखा कि अब क्या है। कार्ल मार्क्स उपयुक्त सभी विद्वानों की अलगाव संबंधी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने सभी विद्वानों की विचारधारा का खंडन किया और कहा अलगाव न तो गलत सोच की वजह से विकसित होता है और न तो मानव के अंदर पाई जाने वाली प्रवृत्तियां की वजह से, बल्कि अलगाव का मूल कारण समाज होता है। वो ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स सभी विद्वानों की अलगाव संबंधी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने सभी विद्वानों की विचारधारा का खंडन भी किया और कहा कि अलगाव न तो गलत सोच की वजह से विकसित होता है और न तो मानव के अंदर पाई जाने वाली प्रवृत्तियों की वजह से, बल्कि अलगाव का मूल कारण समाज होता है। अतः समाज के कारण व्यक्ति के अंदर अलगाव का जन्म होता है। अलगाव व्यक्ति की वो मनोदशा है जिसमें उसे अपने कार्य पराये लगने लगते हैं और पराई शक्तियों द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होने लगते हैं। इसी को उन्होंने अलगाव, इस तरह की भाषा को अलगाव कहा। उन्होंने एक बार और फिर मैं बताना चाह रहा हूँ कि अलगाव का मूल कारण समाज है, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। और अतः समाज के कारण व्यक्ति के अंदर अलगाव का जन्म होता है। अलगाव व्यक्ति की वो मनोदशा है जिसमें उसे अपने कार्य पराये लगने लगते हैं और पराई शक्तियों द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होने लगते हैं। फिर आगे चल के कार्ल मार्क्स अपने अलगाव की व्याख्या थॉमस हॉब्स के कथन का खंडन करते हुए कहते हैं कि इनके अनुसार मानव एक सृजनात्मक प्रणाली है, मानव एक सृजनात्मक प्राणी है। उसके अंदर आविष्कारी क्षमता पाई जाती है। आविष्कारी क्षमता के कारण मानव प्रतिदिन नए नए कार्य करना चाहता है। चूँकि वो नए कार्य को पूर्ण मनोयोग से करता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो तन, मन, धन इत्यादि से करता है, इसलिए वो चाहता है कि समाज उसके नए कार्य की प्रशंसा करे। अतः मानव को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उसे प्रतिदिन नए नए कार्य करने को मिलते हैं और समाज उसके उस कार्य की प्रशंसा करे। किंतु यदि मानव को प्रतिदिन एक ही प्रकार का कार्य करने को मिलता है तो उसके अंदर सृजनात्मकता मर जाती है और अरुचि की भावना जन्म ले लेती है, और वही अरुचि की भावना अलगाव को जन्म दे देती है। इसलिए अलगाव का मूल कारण समाज है। तो कार्ल मार्क्स का एक साधारण सी भाषा में अगर कुल सभी का निचोड़ हम लोग समझने का प्रयास करें तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो अलगाव का मूल कारण होता है वो समाज होता है। क्योंकि
उन्होंने थॉमस हॉब्स का भी खंडन करते हुए कहा कि मानव एक सृजनात्मक प्राणी है, उसके अंदर आविष्कारी क्षमता पाई जाती है। आविष्कारी क्षमता के कारण मानव प्रतिदिन नए नए कार्य करना चाहता है। तो कहने का मतलब है कि ये बात तो सही है कि अलगाव का कारण, जो मूल कारण है वो समाज है। ये मैं नहीं, कार्ल मार्क्स कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि थॉमस हॉब्स के अनुसार उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मानव एक सृजनात्मक प्राणी है, उसके अंदर आविष्कारी क्षमता पाई जाती है और आविष्कारी क्षमता के कारण वो नए नए कार्य को करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य तन मन धन इत्यादि की भावना से वो नए नए कार्य को करना चाहता है और उस कार्य की समाज प्रशंसा करना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान सोचता है कि अगर हम नए नए कार्य को करते हैं तो चाहे हमारा ऑब्जर्वेशन, चाहे हमारे काम करने का जो तरीका है उसका फीडबैक क्या हमारे बड़ाई का पात्र होना चाहिए। तो कभी कभी इंसान को जब नए नए कार्य करता है, उसकी बढ़ाई नहीं, उसकी प्रशंसा नहीं हो पाती है, तो उसके मन में एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है जो अरुचि को जन्म ले लेती है। अरुचि की जो भावना जन्म लेती है और अरुचि की भावना की वजह से ही इंसान के अंदर अलगाव का जन्म होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अलगाव ही का मूल कारण समाज होता है। कार्ल मार्क्स फिर आगे कहते हैं कि अलगाव, कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव पूंजीवाद समाज में सबसे ज़्यादा श्रमिकों के अंदर विद्यमान होता है। उन्होंने पूंजीवाद समाज की बात भी किया है, तो सोसाइटी की बात किए थे। फिर दैन आगे चल के कार्ल मार्क्स अलगाव की जो डिफाइन दी है, उन्होंने कहा कि अलगाव पूंजीवाद समाज में सबसे ज़्यादा श्रमिकों के अंदर विद्यमान होता है, क्योंकि पूंजीवाद समाज में श्रम विभाजन योग्यता या गुणों के आधार पर होता है। उन्होंने कहा ना कि पूंजीवाद समाज में सबसे ज़्यादा श्रमिकों के अंदर अलगाव विद्यमान होती है, क्योंकि पूंजीवाद समाज में श्रम विभाजन की जो योग्यता होती है या गुणों के आधार पर होता है। इसलिए प्रत्येक श्रमिक को उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक ही प्रकार का कार्य करने को मिलता है, तो उसके अंदर सृजनात्मकता कम या ख़त्म हो जाती है और अरुचि की भावना जन्म ले लेती है, और वही अरुचि की भावना अलगाव को जन्म दे देती है। यदि श्रमिक उस कार्य को नया कार्य मानकर रचनात्मक तरीके से करता है तो समाज उसके कार्य की प्रशंसा का श्रेय न देकर उत्पादन के साधन का मालिक होने का कारण पूंजीपति को देता है। तो अरुचि की भावना उत्पन्न हो जाती है, और यही अरुचि की भावना सर्वप्रथम श्रमिक के मन में उस कार्य के प्रति अलगाव उत्पन्न कर देती है। इसलिए श्रमिक के मन में पहले चरण में कार्य के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाता है। जब श्रमिक के मन में कार्य के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाता है तो वो स्वतः ही उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाता है। अतः दूसरे चरण में हम कह सकते हैं कि श्रमिक के मन में कार्य के द्वारा उत्पादित वस्तु के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाता है, चूँकि पूंजीवाद समाज में कार्यों के मध्य अंतर्निर्भरता नहीं पाई जाती है। इसलिए उन कार्यों को करने वाले साथियों के मध्य अंतर्क्रिया नहीं होती है। जब तक कि क्रिया नहीं होती तो उनमें हम की भावना नहीं उत्पन्न होती। इसलिए उन्होंने तीसरे चरण में भी श्रमिक के मन में कार्य करने वाले साथियों के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाता है। तब तक श्रमिक चारों तरफ से अलगाव से घिर जाता है और अंततः उसके मन में स्वयं के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाता है और सारी रचनात्मकता मर जाती है, सारी क्रिएटिविटी उसके अंदर की ख़त्म हो जाती है, जिससे वो एक मशीन की भांति रोटी कपड़ा मकान के लिए कार्य करता है। अर्थात
कार्ल मार्क्स के कहने का तात्पर्य यह है कि जीविकोपार्जन हेतु यंत्रवत कार्य करता है और उसके अंदर एक ऐसी मनोदशा का निर्माण होता है जिसमें उसे अपने ही कार्य पराये लगने लगते हैं और पराई शक्तियों द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होने लगते हैं। इसको एक भली भांति से समझने का प्रयास, एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। पूंजीवाद समाज में स्कूटर बनाने की फैक्ट्री में सभी श्रमिकों की कार्य योग्यता के अनुसार बटे हुए हैं। पूंजीवादी समाज में एक स्कूटर बनाने वाली फैक्ट्री में सभी श्रमिकों की कार्य योग्यता के आधार के अनुसार सभी के काम बटे हुए हैं। सभी प्रतिदिन एक ही कार्य करते हैं। यदि वह उस कार्य को नया समझकर करते भी हैं तो उसकी प्रशंसा फैक्ट्री के मालिक को मिलती है, जिसके कारण श्रमिकों के मन में कार्य के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाता है। जब कार्य के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाता है तो उत्पादित वस्तुओं के प्रति भी अलगाव उत्पन्न हो जाता है और स्कूटर की फैक्ट्री के सभी कार्य अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ अंतर निर्भरता पाई जाती है, जिसके कारण साथियों के मध्य अंतःक्रिया नहीं पाई जाती है, जिससे साथियों के प्रति भी अलगाव उत्पन्न हो जाता है। और जब श्रमिक चारों तरफ से अलगाव से घिर जाता है तो उसके मन में स्वयं के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाता है। ये थी अलगाव का मूल कारण समाज। उन्होंने उदाहरण के तौर पे बताया कि एक पूंजीवाद समाज में एक स्कूटर की फैक्ट्री है। उस स्कूटर की फैक्ट्री में सभी श्रमिकों के कार्य की जो योग्यता है के अनुसार सभी के कार्य बटे हुए हैं। सभी प्रतिदिन कार्य करते हैं। वह उस कार्य को नया समझकर करते भी हैं तो उसकी प्रशंसा जो होती है फैक्ट्री के मालिक को मिलती है, जिस कारण श्रमिक के मन में कार्य के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाता है। जब कार्य के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाता है तो वो जब कार्य के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाता है तो उत्पादित वस्तुओं के प्रति भी अलगाव उत्पन्न हो जाता है और स्कूटर की फैक्ट्री में काम सभी के कार्य अलग अलग होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब एक स्कूटर गाड़ी बनाने वाली कंपनी तो सभी के कार्य अलग अलग होंगे, तो अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ अंतर निर्भरता पाई जाती है, जिसके कारण साथियों के मध्य अंतर क्रिया नहीं पाई जाती है, जिससे साथियों के प्रति भी अलगाव उत्पन्न हो जाता है। जब श्रमिक के चारों तरफ से अलगाव से घिर जाता है तो उसके मन में स्वयं के प्रति अलगाव उत्पन्न हो जाता है और इसीलिए हम कह जाते हैं कि वो अलगाव का मुख्य जो कारण है वो समाज ही है। निष्कर्षतः इनका कंक्लूजन देखा जाए तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अलगाव का जो मुख्य कारण है वो समाज ही होता है, न कि मानव की गलत सोच या स्वार्थ या लालच होता है। तो ये थी अलगाव का सिद्धांत, थियरी ऑफ एलाइनेशंस। तो आप सबको कोई भी समस्या आती है तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में शेयर करने की कृपा करें, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड तब तक हम कुछ नहीं किया जा सकता है। चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी कोचिंग वाले हो, चाहे क्लास में पढ़ाने वाले टीचर हो, आपको नहीं समझ में आती ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको, अगर मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आप वो चीज़ पहले से थोड़ी मोड़ी जानकारी आपके अंदर आती है तो आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो आपको भली भांति अच्छी प्रकार से समझ में आती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए। और मैं फिर बार एक बार कहूँगा कि गूगल बाबा और यूट्यूब चाचा को कभी मत छोड़िएगा साथ। जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं उसको सर्च करिए गूगल में, थोड़ा सा कुछ ना कुछ पाई जाएंगे आप। हम कहते हैं पूरी डिटेल, पूरी हिस्ट्री नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी कि उनका मूल कारण क्या था, कैसे क्या हुआ, उस सब के बारे में पता चल जाएगी। तो इसलिए पढ़ने की कोशिश करिए। उसके बाद आप देखिए जब थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो ये सब सुनने में और समझने में बहुत अच्छा लगेगा और आप इसको समाज में अप्लाई कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते थे कि आपको कार्ल मार्क्स के ही सिद्धांत अच्छा लगता है, कभी कभी हेगल के भी सिद्धांत आपके अच्छे लगते हैं, कभी कभी फेरोबैक का भी सिद्धांत अच्छा लगता है, क्योंकि इतने थिंकर, इतने दार्शनिक, इतने एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं
कि आप सबकी बात को तो आप पसंद कर नहीं सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर बॉलीवुड में इतने हीरो हीरोइन है तो आपका सभी फेवरेट तो हो नहीं सकता। एक दो तीन तक मान लिया जाए कि कोई फेवरेट होगा। किसी की आपकी अच्छी लैंग्वेज होगी, किसी की मूवी अच्छी होगी। तो कहने का मतलब उसी तरह सभी थिंकर को आप पसंद नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके सब्जेक्ट में जो सिलेबस के आधार पे है उसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उसमें एडमिशन लिया है। तो मैं आपसे बार बार यही विनम्र निवेदन करूँगी कि आप पढ़ने की कोशिश करिए। अगर कोई समस्या आती है बुक से रिलेटेड तो आप ज़रूर चैट बैक्स करेंगे तो हम उसको ज़रूर रिप्लाई देंगे। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगी। देन आपको बुक से रिलेटेड भी मैटर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप पढ़ने की कोशिश करिए। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।